हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ही जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी के अंदर। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको नोट करना है हम लोगों को कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, change in kinetic energy of a body, change in kinetic energy of a body is equal to work done net force acting on the body, force acting on the body। ठीक है जी। अच्छा, इन अदर वर्ड्स, एक और वर्ड्स में मैं बता देता हूँ। और अब एक्चुअली जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स का मतलब होता है जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम करके निकालना है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर सम करके नेट फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस से वर्क डन हम निकाल दें और उन वर्क डन का सम कर दें, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि सम ऑफ वर्क डन by all the forces acting on a body is equal to change in kinetic energy of body, change in kinetic energy of body। ठीक है जी। यानी सभी वर्क का समीशन किया जाए, वर्क डन, कहने का मतलब क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, है ना, इज इक्वल टू, देखो यहाँ ध्यान देना ये बात कि मैं ना इसके लिए पहले यहाँ बता देता हूँ दूसरे कलर में कि डेल्टा के दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल एंड दिस इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स, डब्ल्यू नेट लिख दो। ठीक है जी। ये होगा, या ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है जी। बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस की वजह से आप वर्क डन निकाल दो और उन सभी वर्क डन का सम कर दो, तो जो आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। ठीक है जी। तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं फॉर कांस्टेंट फोर्सेस एंड वेरिएबल फोर्सेस दोनों के लिए। तो मैं आगे बता रहा हूँ, नोट कर लिए हो साथी, नोट कर लिया? हाँ, ओके। प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्सेस, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्सेस। तो तुम्हें पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा ना जब कांस्टेंट फोर्स लगता हो। तो फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, v square minus u square is equal to 2as, where v is final velocity, u is initial velocity, a is constant acceleration, है कि नहीं।
कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है ये बात, x इज डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दे 1/2m से, है ना, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/2m, तो इससे क्या मिलेगा, 1/2mv स्क्वायर माइनस 1/2mu स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2as। देखो यह 1/2mv स्क्वायर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल लिख दिया, ठीक है जी। 1/2mu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये के इनिशियल लिख दिया, और ये 1/2 से 2 करना, ma को f इंटू एस लिख सकते हो आप, बोलो। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या, डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एस इज फोर्स डब्ल्यू नेट, हैंस प्रूव्ड, है कि नहीं, हैंस प्रूव्ड। तो यह हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्सेस, नोट कर लिए। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है यह कांस्टेंट फोर्स के साथ साथ वेरिएबल फोर्सेस के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। किसी भी तरह के फोर्सेस हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, उनके लिए भी अप्लाई होता है, हर एक तरह के फोर्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको ध्यान से देखो, फिर उन सभी फोर्सेस के वजह से वर्क डन को निकाल लो और सभी वर्क डन का सम कर दो, तो जो सम करने से आएगा वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। क्लियर? तो चलो, अच्छा ये वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं मैं, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस, देखो कैसे कर रहा है। सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय k इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर, है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to time, dk upon dt is equal to d upon dt 1/2mv स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये v है, यहाँ dt है, चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। तो देखो इसको ऐसे लिखते चलोगे, दिस सो दैट dk अपॉन dt, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही साथ लिखते चलो, ये 1/2m बाहर हो गया और d अपॉन dv v स्क्वायर इंटू dv अपॉन dt, ठीक है जी। ऐसे लिख सकते हैं, चेन रूल लगा दिया हमने। तो थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, ऊपर का नोट कर लिए हो ना, हाँ, डी के अपॉन डी टी, यानी दिस शोज दैट डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2m इंटू ये हो जाएगा 2v इंटू ए, समझ में आई बात। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, डी के अपॉन डी टी, ये जो ना हमने ए को यानी कि डी वी अपॉन डी टी को यहाँ पे ए लिख दिया है, तो दिस इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू वी, वी को लिख सकते हैं क्या, डी एक्स अपॉन डी टी, बोलो, क्योंकि v की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी होती है। अब एक बात ध्यान देना, ये डी टी दोनों साइड से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो जब डी टी दोनों साइड से कैंसिल करोगे, नोट कर ले रहे हो ना,
तो क्या आएगा, डी के इज इक्वल टू एम ए को लिख दो एफ इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो अब लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी के, भाई काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो के इनिशियल से लेके के फाइनल तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, है कि नहीं। ये कहाँ से लेके कहाँ से, एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक। तो इसी को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल इस लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ठीक है ना, क्या हो गया, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, है कि नहीं, यही तो होता है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, एफ एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। नीचे करना पड़ेगा क्या तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो कांस्टेंट फोर्स के साथ साथ वेरिएबल फोर्स के लिए भी अप्लाई होती है। चलो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ तो आप लोगों को पूरा दिख जाएगा, ये है ना, ये थोड़ा ब्लर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, नोट कर लिए। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बात समझ में आएगी। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है कि अ रेन ड्रॉप of mass 1 gram is falling from a height of 1 kilometer. 1 kilometer. During its motion, raindrop experienced gravitational force in downward direction. And viscous force of air in upward direction. Viscous force of air in upward direction. ठीक है जी, जो कि वेरी करता है। विस्कस फोर्स क्या है, वेरी करता है, वेरिएबल फोर्स है। तो अगर ये कहा जाए कि इफ रेन ड्रॉप
raindrop hits the ground with speed 50 meters per second, then find, क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दूसरा निकालना है वर्क डन बाय विस्कस फोर्स during entire journey of motion of raindrop, during the entire journey of motion of raindrop। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि एक रेनड्रॉप 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रही है। तो जब वो नीचे गिर रही होती है तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, ग्राउंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो नीचे लाता है उसको, और अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगता है। विस्कस फोर्स वेरिएबल फोर्स है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। यह विस्कस फोर्स ही है जिसके वजह से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो काफ़ी हाई स्पीड से अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करते हैं, वो विस्कस फोर्स यानी फ्रिक्शन की तरह से यह काम करता है। विस्कस फोर्स के वजह से वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, और उनकी बहुत छोटी साइज अर्थ तक पहुंच पाती है। ठीक है ना? तो विस्कस फोर्स की कोई लिमिट नहीं है। फ्रिक्शन में क्या है कि फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता, लेकिन विस्कस फोर्स की कोई लिमिट नहीं होती। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है जी? तो हमें बताना है कि जब कोई रेन ड्रॉप 1000 मीटर की हाइट से गिर रही है और नीचे आके ग्राउंड से कितने से टकराती है? 50 मीटर पर सेकेंड से। तो इसकी पूरी जर्नी के दौरान आपको हमें बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय विस्कस फोर्स। ठीक है, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो ड्रॉप करी गई है इन पे वहाँ से। ध्यान देना कैसे इसको मैं ना फिगर बना दे रहा हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको तो बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन लिख लिए होगे? देखो, ऐसे सोचो कि ये रेन ड्रॉप है और यह ग्राउंड है। ठीक है जी? और रेन ड्रॉप 1000 मीटर की हाइट पे है यानी 1 किलोमीटर, यानी वो 1000 मीटर की हाइट पर है। जब ये यहाँ से गिर रही होगी तो कोई बीच में एक पोजीशन ले लिया है ना, यहाँ पर इस पर फोर्सेस देखेंगे तो mg का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना, और इस पर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ साइड साइड से लगता है, Fv लिख दो इसको ऐसे, यह दोनों फोर्सेस लगता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर यह रेन ड्रॉप इस ग्राउंड को जो आके हिट कर रही है यहाँ पे, यह 50 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पहले आप लोग बताओ क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप लिख दो क्या? Fg। ठीक है जी, ताकि समझ में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी Wg, Fg नहीं Wg लिखना चाहिए, बिल्कुल। तो देखो हम कहेंगे क्या कि इस पर फोर्स तो mg का लग रहा है और जा भी बॉडी नीचे की तरफ ही रही है ना, तो फोर्स हो गया mg का और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 1000 मीटर का, और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में वो 0 डिग्री का है। तो मास जो है देखो 1 ग्राम है, तो 1 × 10⁻³ kg लिख दिया। जी की वैल्यू यहाँ 10 ले लो आप, ठीक है ना, तो जी की वैल्यू 10 ले लिया इंटू 1000, है ना, तो आ जाए कितना ये? 10 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया 10 जूल। अब निकालना है वर्क डन बाय विस्कस फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस। तो विस्कस फोर्स तो पता ही नहीं है कितना है ना, अगर पता होता तब तो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके या इंटीग्रेशन करके हम निकालते।
तो ऐसे सिचुएशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हम कहेंगे कि मान लो कि वर्क डन बाय विस्कस फोर्स WV है ना, कि लेट वर्क डन बाय विस्कस फोर्स बी WV। तो देयरफॉर यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या वर्क सम, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय विस्कस फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। है जी। तो ये डेल्टा के होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 10 जूल निकाल रखा है और वर्क डन बाय विस्कस फोर्स WV है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी 1/2 इंटू मास 1 ग्राम इंटू 10⁻³ kg में चेंज कर दिया, और 50 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है तो 2500 है ना, 50 का स्क्वायर माइनस 0। तो देखो WV जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.25 है ना, और इसको इधर भेज दोगे तो -10, तो आ जाएगा -8.75 जूल। यानी वर्क डन बाय विस्कस फोर्स निगेटिव में हो गया। देखो निगेटिव में आ गया, क्यों आया? हाँ, क्योंकि जब ये रेन ड्रॉप नीचे की तरफ फॉल कर रहा होगा, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, तो विस्कस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, तो इसलिए देखो हमें साइन के साथ जो वर्क डन मिल गया। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पे दिमाग नहीं काम करता हो, फोर्सेस नहीं पता हो, तो एक बार वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई करके सोचना होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम।